सो गाइस, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएगा हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सभी? क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले होंगे। चलेगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अंशु आ चुके हैं, प्रेजेंट मैम। चलेगा अंशु, वेरी नाइस, बहुत सही, क्या बात है। चलेगा, अंशु आ चुके हैं, हिमांशु आ चुके हैं, धर्मेंद्र आ चुके हैं, वेरी नाइस। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे कनेक्ट होते चले जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते चले जाइए। सो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और इसी के साथ मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट एट द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो गाइस, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आज के खूबसूरत से सेशन का। आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आप सभी देख चुके होंगे ऑलरेडी। अगर आज के सेशन की बात की जाए, सो जितने भी स्टूडेंट्स का आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 का एग्जाम हो चुका है, सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भाई कैसा गया एग्जाम? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो। और जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाले टाइम में है, सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। लग जाओ, बिल्कुल ये समय है आप लोगों के पास कि भाई देखो, कब से तुम वेट कर रहे हो, एग्जाम हो जाए, एग्जाम हो जाए। कम से कम 2 साल का समय आपका बीत चुका है। तो अब अगर एग्जाम है तो अब भाई आर पार की जंग है। कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं, किसी भी तरीके का। वीडियो को शेयर कर दो। और इसी के साथ साथ हम लोग आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 का कंप्लीट जीएस का एनालिसिस देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पहुंचे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है नहीं पहुंचे हो, कुछ क्वेश्चंस जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम रहा हो, आप लोग हमें अपडेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चले जाइएगा। इज इट ओके? ग्रुप डी का कब होगा? ग्रुप डी का भी बहुत जल्दी। राहुल देशवाल अकेडमी, चलेगा, क्या बात है। राहुल देशवाल अकेडमी जी हमारे साथ आ चुके हैं, क्या बात है। आई थिंक ये राहुल सर का शायद कोई स्टूडेंट रहा होगा। चलेगा, बहुत खूब। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत। हम लोग सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 की बात करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस के, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग सारी बातें आप लोगों के साथ करते रहेंगे। समीर आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग समीर जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत राम राम। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो करते हैं कुछ क्वेश्चंस से शुरुआत। और आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप लोगों के माध्यम से ही जो क्वेश्चन पहुंचे हैं, और ये क्वेश्चन जो होंगे 100% एक्यूरेट होंगे। सो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भाई अमेरिका, पहला नहीं हुआ, यानी कि आपको सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चन हमें मिले हैं। चलेगा, टोपोन गेमिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो बात करेंगे हम लोग अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो बिडेन है, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? राष्ट्रपति हैं। तो चलेगा, जो बिडेन जो है, आप सभी को पता है, ये 46 नंबर के, 46वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 45th नंबर, तो ये किसके बाद बने हैं? आपको पता है ये किसके बाद बने हैं आपके? ये बना है हमारे फेवरेट अंकल, दैट इज द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे आपको पता है? अगर हम ओबामा जी की बात करते हैं, 54th। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत सही, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेगा। 49 कमला, चलेगा, क्या बात है, 49 कमला, बहुत खूब। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताया गया है? किस अनुच्छेद में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है? ये आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया गया है। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते हुए चलेगा। कौन सा अनुच्छेद है ये आप लोगों को बताना है। 1111, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहीं ना कहीं आपकी डिफाइन की जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहा है, मार्च 21 तक 2021 मार्च तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन रहे हैं? ये आपको बताना है। चलेगा, शाहिल पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर, बाकी की बातें सारी बाद में। सेशन के लास्ट में जाते जाते आप लोगों की सभी की बातें ली जाएंगी। जितने भी बातें आप लोगों की हैं, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स आप लोगों के, सबके सेशन के लास्ट तक वीडियो को शेयर कर दो। साथ साथ बताइएगा, मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन थे। अगर हम बात करें राज्यपाल, आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आपको पता है मार्च 2021 की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये थे आपके भगत सिंह।
है कि नहीं। चलो भगत सिंह वैसे भी आप लोगों को नाम याद रहेगा। अगर हम बात करेंगे भगत सिंह कोश्यारी की अगर बात की जाती है यहाँ पर, या फिर अगर आपसे अभी भी पूछा जा सकता है कि अगर करंट की बात करें वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं अभी भी भगत सिंह जी ही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें या फिर आपसे मुख्यमंत्री भी पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है तो मुख्यमंत्री भी बता दीजिए राज्यपाल के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री जी का नाम आपसे छिपा नहीं है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है कि नहीं, उद्धव ठाकरे जी की अगर हम बात करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि भाई कंगना रनौत जब से फेमस हुई है तो वो तो उद्धव ठाकरे जी के नाम से ही कहीं ना कहीं फेमस होने की कुछ चीजें, बहुत नाम आप लोगों के सामने आए हैं। चलेगा, इज इट ओके? बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी की अगर हम बात करेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड अच्छा क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन उल्टा हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन नंबर छोड़ो, नंबर कुछ भी हो, आपको सिर्फ बताना है कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है। कंप्यूटर का जो माउस है, देखो किस तरीके की जो चूहा है कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत सही, बहुत से वुडन ठाकरे के साथ जाते हैं। क्या बात है अमरीश जी, क्या बात है, बहुत सही। सो जल्दी से आंसर करिएगा, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है? माउस आपसे पूछा जा रहा है। हु डिस्कवर्ड द माउस ऑफ द कंप्यूटर, ये आपको बताना है। तो आपको पता है इसकी खोज जो की गई थी ये 1960 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके डोगलस युगलबर्ट के द्वारा। ये आपके एक बहुत ही महान इंजीनियर जो रहे हैं जिन्होंने 1960 में माउस की खोज की थी, कंप्यूटर माउस की अगर हम बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, डोगलस ने इसकी खोज की थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपका आरबीआई की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना आपसे पूछी जा रही है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, ये आपको बताना है आरबीआई की स्थापना। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है। तो ये तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है जो करंट से रिलेट करके आपके कुछ स्टैटिक और कुछ करंट और कुछ फैक्ट से रिलेट करके क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है अगर बात की जाए, जल्दी से बताते चलो। 1 अप्रैल कब हुई थी? 1 अप्रैल, वेरी नाइस, 1 अप्रैल 1935 की अगर हम बात करें, 1935 की अगर हम बात करें, और कहां पर अगर बात की जाए आपकी कोलकाता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर कहां पर है। कभी भी आपसे हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, तो हेडक्वार्टर्स कहां पर मौजूद है? तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई चीफ कौन है। आरबीआई चीफ का नाम जल्दी से बता दीजिए, आरबीआई चीफ कौन है? चलेगा, हेडक्वार्टर कहां पर? हेडक्वार्टर मुंबई में है। चीफ बता दीजिए भाई, चीफ कौन है, जल्दी जल्दी। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द साइलेंट वैली किस राज्य में? देखो बहुत इजी, मैं कहूंगी करंट अफेयर का भी लेवल कुछ भी नहीं है और साइंस का लेवल भी कुछ भी नहीं है। यानी कि अक्सर एनटीपीसी में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रियतम बच्चे किससे डरते हैं? साइंस सेक्शन से। साइंस सेक्शन जो है बड़ा ही खड़ूस आप लोगों को नजर आता है, बट ऐसा नहीं है, साइंस ज्यादा टिपिकल साइंस नहीं आई है, बिल्कुल ही आपकी बिल्कुल मामूली सी। चलेगा, वेरी नाइस, क्या बात है, शक्तिकांत दास। बिल्कुल आरबीआई की अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर, दैट इज द आरबीआई गवर्नर जो है, कौन है आपके? शक्तिकांत दास जी की अगर हम बात करते हैं, वो आपके आरबीआई के गवर्नर है। साइलेंट वैली, देखो इस तरह के जितने भी आपको जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं, किसी भी स्टेट की बात करें पर्टिकुलर, या फिर किसी रिवर को, किसी वैली को अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। स्टैटिक पार्ट में ये आप लोगों को हमेशा कवर करके रखना है। कहां पर मौजूद है? दैट इज सिचुएटेड इन द केरला। कहां पर? केरला के अंतर्गत। केरल की अगर हम बात करते हैं, केरल के अंतर्गत आपका सिचुएटेड है। अगर हम साइलेंट वैली की बात करें, क्यों कहा जाता है, आपको उनमें से कौन बताएगा कि केरल जो है साइलेंट वैली केरल में मौजूद है और क्यों कहा जाता है साइलेंट वैली, रीजन क्या है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजस्थान में ऊंट का मेला कहां लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे नहीं लगता कि भाई अगर किसी ने टेलीविजन देखा हो और दिया और बाती आप लोगों ने ना देखा हो, किसी भी बच्चे ने, मुझे नहीं लगता कि भाई आपका जो बचपन गुजरा है वो दिया बाती के साथ ही गुजरा होगा। और आपको पता है दिया बाती में जो संध्या और जो संध्या की सास जो हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, क्योंकि हमारी जो मम्मियां हैं उस समय पर वो उसी सीरियल को बहुत ज्यादा देखा करती थी। तो अक्सर वो पुष्कर के रहने वाले थे और वो ऊंट के मेले में अक्सर जाया करते थे, अजमेर वो अक्सर जाया करते थे। आपको पता होगा राजस्थान में जो ऊंट का मेला लगता है वो कहां पर लगता है? ये लगता है पुष्कर में। और पुष्कर में भी कहां? अगर हम बात करते हैं पुष्कर अजमेर की बात की जाती है, पुष्कर में ये मेला लगता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहीं ना कहीं है। पुष्कर मेले की अगर हम बात करते हैं, जो पुष्कर मेला है, पुष्कर ऊंट मेला,
पुष्कर ऊंट मेला की अगर हम बात करते हैं, ये जो मेला है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है और कहां पर, अजमेर के पुष्कर में ये आपका लगता है, जहां से आपके चलेगा पाकिस्तान के पास है। क्या बात है, ठीक है। तो यहीं से आपकी जो दिया बाती की संध्या है वो यहीं से निकली है, आपके पुष्कर में ही वो रहा करती थी। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पता है कई बार ना कुछ चीजों को हम लोगों को रिलेट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ चीजें अगर हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में, वेब सीरीज में कुछ कुछ चीजें अगर हमें देखने को मिल जाती है, मूवी में, वो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, बस हमें क्या करना है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ आपका सीधा सीधा क्या करना है, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। एक दूसरे को कोरिलेट करो, सारी की सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, क्या कह रहे, बहुत खूब प्रिंस कुमार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। जल्दी से बताइएगा, अगर हम बात करते हैं, आपको पता है ऑप्शन नहीं पता है कि भाई ऑप्शन क्या था? आपको पता है कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है, इसके अंतर्गत कितने देश है? इसके अंतर्गत हमारे 15 देश इसके अंतर्गत मौजूद है। जो 10 होते हैं वो आपके स्थायी देश होते हैं, जो कि परमानेंट रहते हैं, और 5 कंट्रीज ऐसी होती है जो चेंज होती रहती है। सो 10 और 5 आपको पता है 15 देश है। ऑप्शन पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऑप्शन पता नहीं चला है, सिर्फ क्वेश्चन ही पता चला है। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंतर्गत आपके 15 देश आते हैं, 10 आपके आते हैं परमानेंट और आपके 5 आते हैं कौन से, अस्थायी होते हैं। तो जल्दी जल्दी से एक एक कंट्री का नाम बताते हुए चलिएगा, कौन कौन से आपके स्थायी होती है और कौन कौन से आपके अस्थायी देश है। तो चलो 5 अस्थायी देश की अगर मैं बात करती हूँ, आप स्थायी देश बताओगे, मैं आप लोगों को अस्थायी देश बताने वाली हूँ। अगर हम बात करें फ्रांस के अलावा अगर बात की जाए, जैसे चीन की अगर बात की जाए, रसिया की अगर बात की जाए, हम लोग रूस की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रिटेन, ये कुछ आपके कहीं ना कहीं अस्थायी सदस्य हैं। और इसके अलावा आपके 10 स्थायी सदस्य होते हैं। 10 स्थायी सदस्य को आप लोग मुझे बताने वाले हो कौन कौन से होंगे। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मोलस्का संघ फाइलम के अंतर्गत नहीं आता है। चलो, मोलस्का संघ जो है या फिर मोलस्का फाइलम की अगर हम बात करते हैं, कौन सा जानवर ऐसा है जो कि मोलस्का फाइलम के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी मेरे से पढ़ी है, तो वो शायद इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर करके आए हैं, तो मुझे पता है। चलो जल्दी से बताइएगा, अगर हम मोलस्का फाइलम की बात करते हैं, मोलस्का के अंतर्गत, मैम आवाज कम आ रही है, मैम जोर से बोलो। रिंकू मीना कह रही आवाज कम आ रही, कैसे बात कर रहे हो रिंकू, मेरी आवाज कम और वो भी मेरी आवाज कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, क्या बात है अंशु, वेरी नाइस। बाकी 10 कंट्री का बताओ जो कि परमानेंट कंट्री, वो आप लोगों को बतानी है। मोलस्का फाइलम की अगर हम बात करते हैं, मोलस्का फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपका 3 जो होंगे वो मोलस्का होंगे और एक ऐसा होगा जो मोलस्का के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप में से कौन बताने वाला है मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। डू इट वेरी फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। चलो, आपको पता है जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है गाइस? ऑक्टोपस आता है आपका मोलस्का फाइलम के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे मजल्स की बात की जाए, म्यूजल्स की बात की जाए, म्यूजल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं पीला की, पाइला जो होती है, पाइला किसको कहा जाता है? स्नेल को पाइला कहा जाता है। या फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कटल फिश की हम लोग बात करें, कटल फिश की अगर बात की जाती है, ऑयस्टर की बात की जाए, जो ऑयस्टर होता है, या फिर अगर मैं बात करूं स्क्विड की बात करूं, और आपको पता है जो स्क्विड होता है सबसे बड़ा मोलस्का होता है, दिस इज द लार्जेस्ट मोलस्का। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट मोलस्का कौन सा है, तो लार्जेस्ट मोलस्का जो होता है दैट इज द स्क्विड। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे होंगे, जिनमें से एक एग्जांपल आपको दिया होगा जो कि आपका मोलस्का का नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन की ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। मैम आप कहां से हो? रिंकू मीना जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली मुखर्जी नगर, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से लाइव हूँ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा गया है कि अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए किसे दिया गया था 2020 का। चलिए जल्दी से बताइएगा, व्हाट विल बी योर राइट आंसर।
घेंगा, बहुत से, हाँ बिल्कुल, स्नेल जो होती है, स्नेल घेंगा को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्नेल जो होती है, स्नेल होती है आपका घेंगा, चलेगा, बिल्कुल बहुत सही बात है, वेरी नाइस। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10? चलिए जल्दी जल्दी से बताते हुए चलिएगा। नालंदा की धरती से प्रणाम, चलेगा। राहुल जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा प्यार। चलिए जल्दी से बता दीजिए 2020 में जो साहित्य का पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? ये अमेरिका की एक कवित्री थी, एक पोइट्री थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते, लुइस ग्लक जो है, इनको दिया गया था इसे 2020 में आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो 2020 का आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसको दिया गया था? लुइस ग्लक को ये दिया गया था, चलेगा। और अगर हम बात करते हैं कहाँ की रहने वाली थी? आपकी अमेरिका की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, विश्व टीबी रोग, देखो आपको पता है कुछ कुछ स्ट्रैटेजी, एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस स्ट्रैटेजी के तहत आप लोग चीजों को कवर कर सकते हैं, तो उसे स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। देखो आपको हमेशा डेज और डेट की अगर हम बात करते हैं, डेज या फिर अगर आपके डेट्स की बात की जाए, डेज और डेट्स के क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। सो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं? चलेगा। शांति WFP को, चलेगा, बहुत सही, क्या बात है। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, कहाँ गया भाई हमारा टीबी दिवस, कब मनाया जाता है? टीबी रोग की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही जानलेवा। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप बता दीजिए क्या है ट्यूबरक्लोसिस, किस तरीके का रोग है, किसके कारण फैलता है और कैसे कैसे होता है, आप ये बता दीजिए, चलेगा। सबसे पहले टीबी का आप लोगों को वेक्टर भी बताना है और आप लोगों को पैथोजन भी बताना है, वेक्टर प्लस पैथोजन दोनों आप लोगों को बताना है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, साइंस का कोई क्वेश्चन तो हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में जल्दी से बताइए, दिन कब मनाया जाता है, डे सेलिब्रेट किया जाता है आपको 24 मार्च को, 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना है यहाँ पर वेक्टर क्या है, पैथोजन क्या है। ट्यूबरक्लोसिस जो है किसके द्वारा फैलता है, आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न डिजीज है कि आपका वाटर बॉर्न डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस जो है कहीं ना कहीं आपकी एक वाटर बॉर्न डिजीज के अंतर्गत आती है, कि किसके अंदर आती है, वेक्टर क्या है, किसके द्वारा फैलाई जाती है, अगर हम टीबी की बात करते हैं, चलेगा। इज इट ओके? ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर हम बात करते हैं, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सही, क्या बात है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला ये रोग है। तो आपका सीधा सीधा पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक बैक्टीरिया होता है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं एक एलर्जी है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इट इज अ एलर्जी है, एक तरीके की क्या होती है, ये एक बैक्टीरियल एलर्जी होती है। हमारे गले के अंतर्गत हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो श्वसन प्रणाली है, श्वसन प्रणाली के अंतर्गत एक एलर्जी होती है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है ये आप लोगों को बताना है, किस बैक्टीरिया के कारण होती है ट्यूबरक्लोसिस। कई बार मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अंशु जल्दी से आंसर मुझे चाहिए, बिल्कुल सही। अनिल बघेल जी आ चुके हैं, जय हिंद मैम, जय हिंद अनिल जी, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? चलिएगा जल्दी से बताइएगा। तो बहुत इजी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का इसका आंसर ना पता हो। माइकोबैक्टीरियम, अगर हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम पर ही इस बीमारी को नाम दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस। शायद येलो पे येलो हो गया, आप लोगों को दिखाई ना दे तो मैं इसको थोड़ा सा आपका व्हाइट कलर में लेकर के चलती हूँ। मैं इधर ही लिख देती हूँ, आपका बैक्टीरिया क्या है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, या फिर कई बार ट्यूबरक्लोसी भी आपको कई बार देखने को मिलता है, हम लोग पूरा नाम ही ले लेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर हम बात करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये फैलाया जाता है। होती कैसी है? आपके वाटर बॉर्न डिजीज है, दूध के थ्रू फैलती है, पानी के थ्रू एक दूसरे से फैल जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी दूसरे इंसान का झूठा खाना खा लेते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज द बैक्टीरिया ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, ब्लड डोनेशन की अगर हम बात करते हैं, या फिर जैसे आपसे एड्स डे हो गया, कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं जो कि पूछ लिए ही जाती हैं, जो कि हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। मैडम कितने बजे लाइव आती हो? ओके किशोर जी, हम लाइव आते हैं डेली दोपहर 12:30 बजे। आप डेली दोपहर 12:30 बजे हमारी क्लास को लाइव अटेंड कर सकते हैं। डेली हमारी क्लास चलती है दोपहर में 12:30 बजे।
चलेगा। 12:30 का जो टाइम होता है, यहाँ पर हम लोग CHSL के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। CHSL का 10 डेज का टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 14 जून की, अगर हम बात करते हैं 14 जून। देखो एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया। अगर हम लोगों ने 20 मार्च की बात करते हैं, 24 मार्च 2021 की अगर बात की जाती है, 24 मार्च 2021 में तब ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया था। तो इसके लिए एक टाइटल रखा गया था, इसके लिए एक थीम रखी गई थी। आपसे थीम पूछी जा सकती है कि भाई थीम क्या थी? तो थीम को ध्यान रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग, ये थीम रखी गई थी आपकी, द क्लॉक इज टिकिंग। और ये क्यों रखी गई थी आपको पता है? क्योंकि बात कब की है? बात है आपकी 24 मार्च की। और 24 मार्च के समय पर जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, कोविड-19 की जो आपकी सेकेंड फेज है, जो सेकेंड वेव थी, वो बहुत अपनी कह सकते हैं ना कि भाई अपने उच्चतम स्तर पर थी। तो इसीलिए कि भाई द क्लॉक इज टिकिंग, अपने आप को सेफ रखिए। क्योंकि एक तो आपका ट्यूबरक्लोसिस वालों जितने भी पेशेंट्स होते हैं, वैसे ही उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत वीक होता है। और ऊपर से कोविड-19 जो है सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। तो अपने आप को बचा के रखो, क्लॉक इज टिकिंग, बहुत हार्ड समय है। इसीलिए ये आपको थीम रखा गया था, जिस थीम में स्पेशली जितने भी अस्थमा या फिर ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित जितने भी लोग थे, उन सभी को कुछ कुछ प्रिकॉशंस, उनको मुफ्त उनका इलाज, और इलाज के लिए कुछ कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस थीम के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। चलिए बिल्कुल 1 दिसंबर क्या बात है, एड्स की अगर हम बात करते हैं, वेरी नाइस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपसे पूछी जा रही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सबसे लंबा कौन है? देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा होगा, तब आप राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये जो क्वाड्रिलेटरल स्कीम है, ये जो योजना है, ये योजना क्या है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन सा है? आपको पता है क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे इंडिया की जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, अगर हम बात करते हैं हमारे भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे सबसे पहले नॉर्थ में हम लोग बात करें आपकी दिल्ली, इसके बाद दिल्ली से आपकी कौन सी आती है, इधर जाकर के आपकी आ जाती है मुंबई, और मुंबई के बाद आप जैसे जैसे और नीचे की तरफ चलोगे आपकी आती है चेन्नई, और चेन्नई के बाद अगर हम बात करते हैं आपका आता है कोलकाता, और कोलकाता ये आपकी चारों की चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ये जोड़ने का काम करता है। तो एक ऐसा राजमार्ग बनाया गया जो चारों की चारों सिटीज को एक दूसरे से जोड़ दे, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही आपको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, भारत का क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज योजना कहा जाता है। सबसे पहले इसको तब बनाया गया था, कब बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो योजना शुरू हुई थी, ये योजना शुरू हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1998 में। 24 अक्टूबर 1998 में ये योजना शुरू हुई थी, और इस योजना के अंतर्गत करीबन 5846 किलोमीटर का हाईवे बनाने का ये प्रपोजल जो था ये पास हुआ था कि हम लोग कम से कम 5846 किलोमीटर का ये हाईवे बनाएंगे, जो कि हमारी चारों की चारों सिटीज को जोड़ने का काम करेगा। अब देखो लेंथ पूछी गई है, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है? तो सबसे ज्यादा लेंथ का पता होने के लिए आपको सभी की इंडिविजुअल लेंथ पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिल्ली से कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, ये जो हाईवे है करीबन आपका 1453 किलोमीटर का बनाया गया। अगर हम दिल्ली से मुंबई की बात करते हैं, ये आपका 1419 किलोमीटर के आसपास, 1419 किलोमीटर के आसपास है। 1419 के बाद आपका जो मुंबई से चेन्नई है, ये कितना, ये लगभग आपका 1290 किलोमीटर के आसपास है। सबसे छोटा कहीं ना कहीं यही था आपका चेन्नई से कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, आपका 1684 किलोमीटर। तो जो सबसे बड़ा राजमार्ग बना था, इनमें से सबसे बड़ा जो पार्ट रहा था इस क्वाड्रिलेटरल का, वो रहा था कोलकाता से चाइना की अगर हम बात करते हैं, कोलकाता से चाइना, जिसके अंतर्गत नेशनल हाईवे 14। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत सही। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल हाईवे 14 नहीं, आपका आंसर क्या होगा? कोलकाता से चेन्नई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर है? आपको बताना है उत्तराखंड में जो स्थित हमारे केदारनाथ जी का मंदिर है, भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर है, ये किस नदी के किनारे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है, जल्दी से बताइएगा किस नदी के किनारे है। मंदाकिनी की अगर बात की जाती है,
मंदाकिनी, तो ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा नहीं 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 नहीं, नॉट अलकनंदा, मंदाकिनी की बात करेंगे। ये है आपका मंदाकिनी के किनारे, मंदाकिनी, अलकनंदा नहीं, मंदाकिनी। जहां पर केदारनाथ है वहां पर मंदाकिनी कहा जाता है, जहां पर केदारनाथ है वहां पर मंदाकिनी कहा जाता है। चलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखो आपको पता है एक ही नदी के अलग अलग नाम है, एक ही नदी के अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहां पर केदारनाथ है वहां पर इसको मंदाकिनी कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, मुगल वंश के शासक कर्मानुसार आपको लगानी है। मुगल वंश के शासक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कौन कौन से शासक है? सबसे पहले कौन आए कि भाई बाबर का बेटा हुमायूं, सबसे पहले कौन आए आपके बाबर, और बाबर का बेटा कौन है? बाबर का बेटा है आपका हुमायूं, और हुमायूं के बाद कौन आते हैं आपके? चलिए जल्दी से बताइए, हुमायूं के बाद कौन आते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। बाबर, बाबर के बाद आते हैं आपके हुमायूं। हुमायूं के बेटे कौन रहे हैं आपके? अकबर, और अकबर के बेटे कौन रहे हैं? जहांगीर, और जहांगीर के बेटे कौन रहे हैं आपके? शाहजहां, और शाहजहां की अगर हम बात करते हैं, शाहजहां की स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी? शाहजहां है ना, चलेगा। शाहजहां की अगर हम बात करते हैं, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा अगर कोई भी गलत होती है। शाहजहां के बाद आते हैं आपके औरंगजेब पॉकेट, जिनको हम लोग कहते हैं औरंगजेब। ये है हमारे औरंगजेब। बचपन में याद किया होगा आपने ओ कलर पॉकेट से, क्योंकि हमने याद किया था ओ कलर पॉकेट से, तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं याद किया होगा। इसके बाद आपके बहादुर प्रथम बहादुर शाह जफर आते हैं। बहादुर शाह जफर के बाद कौन आते हैं? जहां जहां दरशाह आपके आते हैं, जहां जहां दरशाह, है कि नहीं? चलेगा, तो ये कुछ सीक्वेंस थी, तो आपके कर्मानुसार दिए गए होंगे 3-4 जो भी आपसे पूछे गए होंगे वो आप लोगों को पता होगा। औरंगजेब के बाद आपके आते हैं बहादुर शाह, और बहादुर शाह के बाद कौन से आते हैं आपके? जहां जहां दरशाह जी आपके आते हैं। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय की बात हो रही है, तो अरे वाह क्या बात है, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ बहुत सही, क्या बात है नितिन, औरंगजेब, अकबर, बिल्कुल सही बात है। चलेगा, सो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश का शासक था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गिव द आंसर। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा फास्ट हम लोग चीजों को कर लेते हैं, काफी स्लो हम लोग चल रहे हैं। चलो जल्दी से थोड़ा सा फास्ट आप लोग आंसर करो, जितना फास्ट आप लोग आंसर करोगे उतना ज्यादा फास्ट हम लोग चलेंगे। ऑप्शन देने हैं, चलो ऑप्शन देने हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये आपके चालुक्य वंश के शासक है, बहुत ही महान शासक ये कहीं ना कहीं रहे हैं, तो इनका ताल्लुकात था आपका चालुक्य वंश के साथ, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड हेल्प इन द डाइजेशन? पाचन की प्रक्रिया में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल आपका मदद करता है? तो मुझे नहीं लगता कितनी बार मैं करा चुकी हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? जिसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2.5। किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे अमाशय के अंतर्गत पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। चलेगा, ऋतिक चौधरी, क्या बात है ऋतिक चौधरी। नाउ आई एम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। मैं आपको वाईफाई स्टडी पे मिलूंगी और कहीं मैं आप लोगों को मिलने वाली नहीं हूँ, तो आप डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ऋतिक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऋतिक डेली क्लास हमारी चलती है 6 AM पर, और दोपहर में 12:30 बजे डेली हमारी क्लास चलती है। आज भी हम लोगों ने 12:30 बजे क्लास ली थी, तो आप लोग क्लास देख सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली ये हमारा रेगुलर टाइम है। आज जो हमारी 8 PM पे ये क्लास चली, कुछ आपके क्वेश्चंस में का कुछ डिस्कस करा देती, तो इसलिए आपका रैंडम सेशन लगा लिया। बट आपकी जो रेगुलर क्लास चलती है वो 12:30 बजे और 6 AM सुबह 6 बजे और दोपहर में 12:30 बजे रेगुलर क्लास चलती है। चलेगा, सिस्टमा नेचर बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता है, अब सिस्टमा नेचर की बात हो रही, कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुकी हूँ। कार्ल लिनियस की अगर हम बात करते हैं, जिनको कहा जाता है कार्ल लिनियस की अगर हम बात करें, यानी कि सीधा सीधा फादर ऑफ टेक्सोनोमी। कार्ल लिनियस कौन है? इनको कहा जाता है वर्गीकी के पितामह, वर्गीकी के जनक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत इन्होंने नेचर में पाए जाने वाले जीवों को क्लासिफाई किया गया था। जहां से हमारे पास क्लासिफिकेशन निकल कर आता है, तब हमने जीवों का वर्गीकरण करना शुरू किया। सबसे पहले हमने पादप में बांटा, जंतुओं में बांटा, फिर आगे आगे किंगडम आपके बनते चले गए, अलग अलग फाइलम आपके बनते चले गए, किंगडम में डिवाइड किया, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फलाना ठिकाना, फिर काफी सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किए, जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सुशील कुमार कह रहे लेट हो गए, कोई बात नहीं सुशील कुमार जी, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HITC? आपसे पूछा जा रहा है HITC की फुल फॉर्म क्या है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HITC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो HITC की फुल फॉर्म क्या है? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली नहीं है सुशील कुमार जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो तुम लोग। अगर लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास को वापस से
देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन को मैं सीओ से लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा। सीओ क्या है? सीओ का मतलब है कॉर्पोरेशन। ह्यूगस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जो है, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ HITC। कंट्रोल प्लस ई आपसे शॉर्ट की पूछी गई थी। आप लोग तब कंप्यूटर का यूज करते हो, बहुत सारी शॉर्ट की को यूज करते हो, है कि नहीं? हॉट कीज को यूज करते हो, शॉर्ट कीज को यूज करते हो। तो कंट्रोल प्लस ई किसके लिए यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस ई जो शॉर्ट की है, ये किसके लिए यूज की जाती है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपको पता है कंट्रोल प्लस ई हमेशा आपकी सर्च बार के लिए, जो सर्च बार है, सर्च बार के लिए कहीं ना कहीं आपकी यूज की जाती है कंट्रोल प्लस ई की अगर हम बात करते हैं। चलिए इसी के साथ सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये अभी तक के कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो बच्चों के थ्रू हमारे पास पहुंचे हैं, और ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, गंगा, बिल्कुल सही बात है कृष्णकांत जी, गंगा। और गंगा को जगह जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। गंगा तब आपकी गंगोत्री से निकल करके चलती है, आगे जाते 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 उसको अलग अलग नामों से जाना जाने लगता है। चलिए, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में, बिल्कुल सही बात है। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 किसके द्वारा की गई थी? हमारे महात्मा गांधी जी, पितामह, भारत के पितामह महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दांडी यात्रा जो है आपकी स्टार्ट की गई थी। कहां से कहां तक हुई थी ये बता दीजिए, कहां से कहां तक आपकी दांडी यात्रा चली थी? बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी, कहीं ना कहीं आपने तस्वीर भी देखी होगी दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी जी है, उनके साथ 11 लोग जो है उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, है कि नहीं? महात्मा गांधी जी खड़े हुए हैं। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक वो आपका कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म हुई थी? बांग्लादेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का स्थापना दिवस आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई, बांग्लादेश का स्थापना दिवस आपसे पूछा जा रहा है 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971, ठीक है। चलो, कब? जिस समय इंदिरा गांधी जी हमारी देश की प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं थी। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पेन ड्राइव किस वर्ष बनाया गया था? अगर हम पेन ड्राइव की बात करते हैं, पेन ड्राइव किस वर्ष बनाया गया था? देखो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे गए हैं। तो मैं बहुत बार, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी ईयर से पूछ लिया जाता है। ईयर आपके हमेशा फैक्ट्स में आते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बट कई बार एग्जामिनर की सोच है कि फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके कम आते हैं। चलिए, पेन ड्राइव जो है कब खोज की गई थी पेन ड्राइव की, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1998 में, 1998 में पेन ड्राइव की खोज की गई थी। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। IBM एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया था, मल्टीनेशनल कंपनी है। और कब, क्यों बनाया गया था? इन्होंने एक रिप्लेसमेंट दिया था फ्लोपी डिस्क का। आपको पता है फ्लोपी ड्राइव जो है, पहले तब आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती थी। डेस्कटॉप की अगर हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत आप लोगों को एक फ्लोपी ड्राइव दिया जाता है, एक फ्लोपी डिस्क दिया जाता था, जिस फ्लोपी डिस्क को आप लोग एज अ मेमोरी कार्ड यूज करते थे, मेमोरी की तरह। या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लोपी डिस्क आपने देखी भी होगी, यूज भी की होगी आप लोगों ने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। फिर धीरे 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 1998 में फ्लोपी ड्राइव का, फ्लोपी डिस्क का एक अल्टरनेट निकाला गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? पेन ड्राइव के द्वारा, जो जाते जाते आज के समय में हर किसी के पास पेन ड्राइव होती हैं। पेन ड्राइव के बगैर हमारी जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। तो सारी जितने भी हमारे गुप्त राज होते हैं वो सभी के सभी पेन ड्राइव में छिपे हुए होते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? चलिए, यूएनओ की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। चलेगा, बहुत सही बच्चे आ रही हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर करते जा रहे हैं, क्या बात है। दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द रियल एस्पिरेंट। यही स्पिरिट होती है एक रियल एस्पिरेंट की। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूएनओ की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की अगर बात की जाती है, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन स्थापना से बहुत बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता है लेवल कुछ भी नहीं है, इससे हार्ड लेवल कहीं ना कहीं आपका पहले रहा है। अगर मैं हार्ड कहूँ, हार्ड तो पहले भी नहीं था, बट हाँ लेवल थोड़ा सा पहले एग्जाम में कुछ ज्यादा अप था, कुछ ज्यादा टिपिकल जीके आपसे नहीं पूछे गए, नॉर्मल जीके, और पहले भी कुछ ज्यादा नहीं था। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का अगर कभी भी आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तो हेडक्वार्टर जो है आपका ये मौजूद है न्यूयॉर्क के अंतर्गत। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपसे पूछी जा रही है, तो चलो जल्दी से बता दो कब हुई थी? 1945 में। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 1994 में
सॉरी 1945 की अगर हम बात करते हैं, 1945 में यूनाइटेड नेशंस की खोज की गई थी। आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आपको पता है न्यूयॉर्क में, या फिर अगर आपसे पूछा जा सकता है सेक्रेटरी जनरल कौन है, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए एसडी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, चलेगा? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल अंशु, बहुत सही बात है। चलो, आपसे अगर सेक्रेटरी जनरल कभी भी पूछ लिया जाए, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा कौन है, फटाफट बताइएगा। तो जो सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल, हु इज द सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए एंटोनियो गुटेरेस के अगर हम बात करते हैं, चलेगा? इज इट ओके? दैट इज द, ये है हमारे सेक्रेटरी जनरल यूएनओ की अगर हम बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वेल्डन प्रेश कुमार, बहुत सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश जमीन समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? जो भारत और बांग्लादेश का जो जमीन समझौता हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, कब हुआ था और किस संशोधन के तहत हुआ है? क्वेश्चन पूछा गया है किस संशोधन के तहत हुआ था, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऐसा संशोधन था जिस संशोधन के तहत ये हुआ था। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये हुआ था 119 अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट 119 के थ्रू, 119 अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था। अगर हम बात करते हुआ कब था, आपको पता होना चाहिए 16 मई 1974, पता नहीं, अच्छा पता नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, 16 मई 1974 में हुआ था। ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 119 के अंडर में, जो कि किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारे भारत की 1974 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कौन थी? चलिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? आपको पता है कि अगर हम बात करते इंदिरा गांधी, है कि नहीं? कौन थे भाई? इंदिरा गांधी जी थी, है कि नहीं? चलो, तो आपको पता है तत्काल प्रधानमंत्री कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थी? ये थी आपकी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं, और साथ साथ आपके बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के कौन रहे थे? आपको पता होना चाहिए मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मिर्जापुर रहमान जो थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था, जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 16 मई 1974 की ये बात है, और आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 119 की अगर हम बात करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हम लोग हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? अरे वाह, ये तो आपके लवर क्रिकेट से क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, ये आपको बताना है। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? चलिए, हरियाणा हरिकेन की अगर हम बात करते हैं, हु इज कॉल्ड एज द हरियाणा हरिकेन, आपको पता है कपिल देव, हमारे जो कपिल देव है, कपिल देव को कहा जाता है कपिल देव। और कपिल देव को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से। ओके, आधा इंग्लिश हो गया, आधा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपकी बन गई है इंग्लिश, तो ध्यान में रखिएगा। कपिल देव जो है, कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन की अगर हम बात करें तो। इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे हमारे खुश रहने चाहिए, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, चलेगा। चलो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कौन सी नदी पर स्थित है? चलेगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये किस नदी पर स्थित है, किस रिवर पर ये स्थित है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात यहाँ पर हो रही है, नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 5। आपको पता है जलमार्ग अगर 5 की बात हो, ये तो है आपका महानदी की अगर हम बात करते हैं, महानदी डेल्टा के ऊपर। ये कहां पर है? महानदी डेल्टा के ऊपर ये कहीं ना कहीं स्थित है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की अगर बात की जाती है, महानदी के ऊपर ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक पूछी गई थी, कुछ बुक्स का नाम होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करते हैं। ऑप्शन नहीं है तो कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, पूरा नाम क्या था, फिर कैसे अब्दुल कलाम इनका पढ़ा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आपकी सेलिब्रेट की जाती है 15 अक्टूबर को, और इनकी जो एनिवर्सरी है ये
इस दिन इस बार आपको पता है 2021 की अगर हम बात करते हैं 15 अक्टूबर 2021 या फिर हर वर्ष इस दिन आपका बनाया जाता है चिल्ड्रंस डे की, अगर स्टूडेंट्स दिवस की अगर हम बात करते हैं, नॉट द चिल्ड्रन, भाई चिल्ड्रन तो किसके नाम पे बनाया जाता है आपको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। एस वर्ल्ड से हटा दो ना, वर्ल्ड से एस आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की अगर हम बात करते हैं, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल, और इस साल भी 15 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, विश्व विद्यार्थी दिवस के तौर पे इसको जाना जाता है 15 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर हम बात करते हैं, इनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जो हमारा पोखरण में जितने भी एटॉमिक रिसर्च अभी तक हुए हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बदौलत ही हुई, क्योंकि न्यूक्लियर साइंस को इंडिया में, न्यूक्लियर साइंस का देन कहीं ना कहीं इन्हीं को ही कहा जाता है। न्यूक्लियर साइंस को एपीजे अब्दुल कलाम ही है जो कि भारत तक लेकर के आए हैं। ठीक है, इनकी कुछ बुक्स है, जैसे आपको पता होना चाहिए विजन फॉर द न्यू। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी इनकी बुक है, बुक का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि लिखी गई थी 1998 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विजन फॉर द न्यू माइलेनियम। ठीक है, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1998 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक बायोग्राफी है इनकी जिसका नाम है आपका विंग्स ऑफ फायर। एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है, आपको पता होने चाहिए, ये एक ऑटोग्राफी है। सो ये इनकी ऑटोग्राफी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक और लिखी थी ल्यूमिनस स्पार्क, एक और बुक का नाम था जिसका नाम था द ल्यूमिनस स्पार्क के अलावा भी काफी सारी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 किताबें इन्होंने लिखी हैं। 25 से 30 किताबें इन्होंने लिखी है, बहुत सारी किताबें हैं। जिस भी किताब का आंसर था वो आपको पता होना चाहिए। चलेगा, एंटोनी, बहुत सही, क्या बात है कृष्ण जी, वेल डन। ठीक है, चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हम लोग आपसे पूछा जा रहा है एमेजोनिया किसके द्वारा भेजा गया है, हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये जो भेजा गया था, ये जो लॉन्च किया गया है स्पेस में, किसके द्वारा, यानी कि डिवाइस आपको बताना है किस डिवाइस के द्वारा भेजा गया था, यानी कि कोई इंसान नहीं लेकर के जाएगा, किस डिवाइस के द्वारा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिवाइस के द्वारा इसको भेजा गया था। एमेजोनिया की अगर हम बात करते हैं, बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं अंशु, थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही होगी नेटवर्क इशू के कारण, देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, सेशन को एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसरो PSLV चलेगा, किसके द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया है इसरो की अगर हम बात करते हैं, और किस डिवाइस के द्वारा इसको भेजा गया है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइस का नाम क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। PSLV C51 की अगर हम बात करते हैं, प्रिंस, बहुत सही, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, प्रिंस बिल्कुल सही जाते हुए। PSLV C51 की अगर हम बात करते हैं, बहुत सही, और किसके द्वारा भेजा गया है, ये भेजा गया है आपका इसरो के द्वारा। ठीक है, डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम आपको पता होना चाहिए, PSLV C51 की अगर हम बात करते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो वायरस से रिलेटेड जितने भी दवाइयां, जितने भी वैक्सीनेशन, मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। राहुल रोक कह रहे हैं मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते। अरे राहुल रोक, कैसी बात कर रहे हो, आपका कमेंट तो मैं दोपहर में भी पढ़ रही थी और आपका कमेंट मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, मुझे आप याद है, आप दोपहर में भी क्लास में थे, आप 12:30 बजे वाली क्लास में भी थे, मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही याद है। बलबीर सनी जी, बहुत सही, क्या बात है, चलेगा, बिल्कुल। आप मेरी बात को इग्नोर करें, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बात को कभी इग्नोर नहीं करूंगी, क्यों इग्नोर करूंगी मैं आपकी बात को। चलेगा, नितिन, बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। अबुल पाकिर जलील उद्दीन अब्दुल कलाम की अगर हम बात करते हैं, बहुत सही। आपको बताएं कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक की अगर हम बात करते हैं, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाई गई है, भारत बायोटेक की अगर हम बात करें। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट फाइल एक्सटेंशन क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम PPT की बात करें, PPTX की अगर हम बात करते हैं, या फिर PDF की अगर हम लोग बात करते हैं, PPT, PDF, इसके अलावा और कौन कौन से एक्सटेंशन है ये आपको बतानी है। इसके अलावा चलिए जल्दी बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट के और क्या क्या एक्सटेंशन है। PPT है, PDF है, PPT PDF के अलावा क्या है, वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल के अलावा और क्या क्या एक्सटेंशन है ये आप लोगों को बतानी है। पंकज सिंह जी, हेलो, कैसे आप, क्या हाल चाल है।
अंशु कह रही मैम 12:30 बजे नहीं था राहुल। अंशु कैसी बात कर रहे हो, राहुल 12:30 बजे थे। चलिए राहुल कह रहे हैं आपका क्लास डेली ज्वाइन करेंगे। वेरी नाइस राहुल, बहुत सही। बिल्कुल आप लोग डेली ज्वाइन करो क्योंकि आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, सीरियसली बहुत बेनिफिट होगा। मैं नहीं कह रही हूँ क्लास को अटेंड करो, अपने आप लोग समझ जाओगे। आप चलिएगा, आप क्लास को अटेंड करो, अपने आप लोग समझ जाओगे, दोबारा मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई ये आपसे पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कब बनी थी। 1924 में, अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, अक्टूबर 1924 की अगर हम बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है अंशु, वेल डन, क्या बात है। चलेगा, इसी के साथ साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात की लोकल डिस्क क्या है, डिस्क बोल रही हूँ मैं, डिश आपसे पूछी जा रही है। गुजरात में लोकल डिश क्या है, वहां की डिश आपसे पूछी जा रही है। इग्निटेड माइंड, चलेगा कृष्ण, वेरी नाइस। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, इग्निटेड माइंड भी बुक है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है। चलेगा मैम क्लास टाइम में, ओके मैं कह रही मैम क्लास टाइम, ओके मैं जो है क्लास का समय होता है हमारा डेली 12:30 बजे, दोपहर में 12:30 बजे। पंकज बिल्कुल सही बात है। ढोकला, सबसे ज्यादा ढोकला खाया जाता है गुजरात का। ढोकला की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ढोकला वहां की फेमस और आपकी लोकल डिश है। एकता फाफड़ा जलेबी के साथ जाती हुई फाफड़ा जलेबी। ढोकला कहीं ना कहीं वहां की काफी फेवरेट डिश है जो कि पूरे भारत में प्रचलन है। ढोकला कहाँ से पहुंचा है, ढोकला आपका पहुंचा है गुजरात से ही। हर एक भारत के कॉर्नर में, हर एक राज्य तक पहुंच चुका है, कोने कोने में भारत के पहुंच चुका है ढोकला। चलो ठीक है, तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो भी आपके ऑप्शन में था वहां से आपको आंसर करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके डिपेंड करते हैं, किस पे, आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं। 12:30 बजे हमारी क्लास होती है जहां पे हम लोग CHSL टारगेटेड क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हैं। एक सेशन कल से ये सीरीज स्टार्ट हुई है आपकी। कल फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। आज और कल की क्लास आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेंगी। मैं कभी खाई नहीं हूँ ढोकला, अरे बहुत टेस्टी होता है, क्या बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आए हैं। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट सेक्शंस में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है, छूट गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल फिर से मैं RRB NTPC का एनालिसिस लेकर के आऊंगी और कल का समय फिर से 8 बजे होगा। कल रात 8 बजे फिर से एक और एनालिसिस के साथ हम लोग हाजिर होंगे। 8 बजे रात को फिर से हाजिर होने वाले हैं एक और एनालिसिस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज जो भी क्लासेस आप लोगों की, जितना भी पार्ट आपका छूटा होगा, वो आपका कल जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपके क्वेश्चंस मिलते गए तो उनको कल भी हम लोग देख लेंगे। चलकर ठीक है, सो लेट्स एंड द सेशन। मैं मस्त पढ़ाते हो आप, किशोर कह रहे हैं। चलेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर आपका। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ा रही हूँ अभी का टाइम, मैं पढ़ा रही हूँ अभी का टाइम। अच्छा, मैं अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपका 8 PM से, 8 बजे से शाम के 8 बजे से 8 PM से आप लोगों की क्लास चल रही है। आर्ट्स लेके कब आएगा, ग्रुप डी आर्ट्स लेके कब आएगा, ग्रुप डी आर्ट्स लेके कब आएगा, यानी कि कहना क्या चाहते हो, आर्ट्स लेके कब आएगा। चलो ठीक है, तो गाइस इसी के साथ साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। आज का जो सेशन होगा मैम 9 बजे वाली क्लास होगी, एकता 9 बजे वाली क्लास बिल्कुल होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इस क्लास को एंड करिए। 9 बजे वाली क्लास आपकी बिल्कुल होगी, ऐसा नहीं हो सकता है मैम राजस्थान पटवारी का भी लाओगे क्या। बलबीर, हर एक सेशन के लिए, हर एक आपका एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल सेशंस आपको मिलेंगे, डोंट बी वरी। चलेगा ठीक है, सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं। चल सो फटाफट से, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी, अरे डोंट वरी, हर एक एग्जाम, आप एग्जाम कहो जिस दिन आपको जो एनालिसिस चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ दिया करो। किसी भी वीडियो की दिन में 2 से 3 क्लासेस मेरी लाइव होती हैं, 2 से 3 टाइम पे मैं यूट्यूब पे लाइव आती हूँ, ठीक है। कब कब आती हूँ मैं यूट्यूब पे लाइव, आप सभी को पता है। यूट्यूब पे लाइव आने का जो हमारा समय है वो कौन सा है ये आपको पता होगा शायद, और अगर नहीं पता है तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यूट्यूब पे जो हमारा लाइव आने का समय है वो है सुबह 6 बजे और साथ साथ दोपहर में 12:30 बजे। 6 और दोपहर 12:30 बजे का हमारा समय है जिस समय हम लोग डेली लाइव आते हैं। तो आप किसी भी क्लास में हमें बता सकते हैं, किसी भी क्लास में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हर एक क्लास में आपको यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। जिस एग्जाम का आपको एनालिसिस चाहिए आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक आपको चाहिए, अगर किसी भी सेशन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको कोई सेशन चाहिए पर्टिकुलर, शॉर्ट ट्रिक, फलाना ठिकाना, जो भी आप लोगों को चीजें चाहिए, जो भी आपके
फरमाइश हो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करो। सो गाइस चलेगा, ये कुछ बैचेस हैं आप लोगों के जो 28 जुलाई से आप लोगों के आने जा रहे हैं। आप इन बैचेस में अपनी जरूरत के हिसाब से अटेंड कर सकती हो। आपको पता है आस्क एंड डाउट अनअकैडमी पर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आस्क एंड डाउट, आपके जितने भी डाउट है ये बहुत ही अच्छा फीचर आपका अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां से आप लोग नितिन अरे भाई रो क्यों रहे हो बीपीएससी सिलेबस की बात करें। चलो ठीक है, आप लोगों की जितने भी क्वेरीज हैं, कल संडे है, कल हम लोग एक ऐसा सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ आपकी डाउट्स किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट है तो उसको हम लोग रख लेंगे। अभी 9 PM से दूसरी क्लास है तो मुझे इस क्लास को थोड़ा सा जल्दी एंड करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो इस फीचर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां से आप किसी भी तरीके का अगर आपका डाउट है तो आप हर तरीके के डाउट को सोल्व करा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप नीतू ढाका सर्च करिएगा और एनडी लाइव कोड अप्लाई करिएगा। एनडी लाइव कोड अप्लाई करके मेरे साथ आ जाइएगा, अनअकैडमी प्लस पर बढ़ेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है। सिर्फ आपको रेफरल कोड याद रखना है। रेफरल कोड क्या है? एनडी लाइव की अगर हम बात करते हैं दैट इज द रेफरल कोड। चलिए, इसी के साथ साथ आपको पता है हर संडे दोपहर 12 बजे अनअकैडमी पर होता है अनअकैडमी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके लिए आप अभी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा और कोड आप लोगों को यूज करना है एनडी लाइव। इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, इसी को लगा के आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। चलेगा, सो ऑल सेट, यहीं तक हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे हमारा सेशन होगा, जहां पे हम लोग CHSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। वो जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अटेंड दैट सेशन। आप लोगों को बहुत 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 जरूरी है उस सेशन को अटेंड करना। सो चलिए गाइस, लेट्स एंड द सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।